हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारी आजीविका की वीडियो सीरीज चल रही थी उसमें हम कृषि से संबंधित योजनाओं को देख रहे थे। आज भी हम कृषि से संबंधित दो योजनाओं को कवर करने वाले हैं। एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और सेकंड योजना है शाकंभरी योजना। तो देखिए, अब भी अगर आपने गौर किया होगा, व्यापम ने जितने भी पेपर लिए हैं, चाहे उन्होंने फूड इंस्पेक्टर का लिया हो, चाहे मंडी निरीक्षक का लिया हो या सहायक ग्रेड 3 का लिया हो, जितने भी पेपर लिए हैं उसमें से आधे पेपर में ये योजना के बारे में पूछा गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये योजना जो है वर्तमान में काफी ज्यादा चर्चित योजना है। क्यों चर्चित योजना है वो भी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताऊंगा कि क्यों इसकी चर्चा है। और अभी तो लगभग एक हफ्ते पहले इस योजना से रिलेटेड पूरे इंटरनेशनल लेवल में कुछ विवाद हो रहा है, वो भी मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो है कमेंट भी करते हैं, कोई मेरे से पूछता भी है। तो उन्होंने ये मेरे से पूछा जाता है कि सर, हम इतना डीप में पढ़ रहे हैं, क्या ये जरूरी है इतना डीप में पढ़ना? क्योंकि हम इतने सारे डेटा पढ़ ले रहे हैं तो हमको याद करने में दिक्कत होती है। तो देखिए, सबसे पहली बात, जब भी मैं क्लास में कोई भी टॉपिक को कवर करता हूं तो मैं इतने आसान और सरल भाषा में कवर करने की कोशिश करता हूं कि आपको एक ही बार में जो चीजें हैं वो समझ में आ जाए, और दोबारा जब आप पढ़ने बैठे तो केवल आपको रिवीजन की जरूरत पड़े, आपको दोबारा फिर से समझने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये मैं प्रयास करता हूं कि हमेशा आपको सरल भाषा में यहां पर चीजों को समझाऊं। दूसरी चीज कि देखिए, एडीओ एक मात्र ऐसा पेपर है व्यापम का जिसमें आपको योजनाओं को डीप में पूछा जाता है। यानी अगर आप इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट केवल पढ़ के चले जाएंगे तो आपसे अगर योजनाओं से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन से ज्यादा आपसे योजनाओं से नहीं बनेगा अगर आप इकोनॉमिक सर्वे बस पढ़ के गए हैं। तो मेरा प्रयास, जो मेरा अनुभव है, मैं उस आधार पर आपको चीजों को डिटेल में बताता हूं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर करने की कोशिश करता हूं कि अभी तो हमारा नोटिफिकेशन भी नहीं आया, अभी तो हमारे पास टाइम है, तो हम इसका यूटिलाइज क्यों ना करें। जो पेपर में एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी हम यहां पर कवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको ये जितनी भी चीजें हैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, ताकि अब बाकी स्टूडेंट जो कहीं और से पढ़ रहे हैं उनसे हमेशा आगे रहें। ठीक है, तो इसलिए मैं डिटेल में पढ़ाता हूं। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को, अगर आपको मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है केवल उतना पढ़ा दो, मैं उतना भी पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका लाभ हो इसी के लिए मैं डिटेल में पढ़ाता हूं। तो अगर आपको लगता है कि आपको केवल इकोनॉमिक सर्वे में जितना योजना लिखा है और जितना इकोनॉमिक सर्वे में समझाया गया है बस उतना ही पढ़ना है, तो कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको केवल उतना पढ़ना है जितना आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया है। अगर डिटेल में पढ़ना है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो भी बता दीजिएगा कि आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़ना है। तो उस हिसाब से हम अगली क्लास से ट्राई करेंगे। अगर आपका कमेंट आता है कि नहीं, हमको जैसे इकोनॉमिक सर्वे में दिया वैसे पढ़ना है, तो मैं इकोनॉमिक सर्वे वाली योजना पढ़ा दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। 3 से 4 दिन में आपका क्लास कंप्लीट हो जाएगा, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उस हिसाब से आपको पढ़ना है तो भी बता दीजिएगा, तो मैं जिस हिसाब से पढ़ा रहा हूं उतने क्लास में मैं कंप्लीट करवाऊंगा उसको। क्लियर है? तो आप जो भी है आपका डिसीजन आप बता दीजिएगा, मेरे को किसी में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसमें आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना के नाम से भी जाना जाता है, और वर्तमान में व्यापम के आधे से ज्यादा पेपर में इस योजना से क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो पीएम किसान योजना या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ हुई है 24 फरवरी 2019 को औपचारिक रूप से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस योजना की घोषणा कब हुई थी, घोषणा हुई थी 1 दिसंबर 2018 को। याद रखिएगा, पीएम किसान योजना की घोषणा 1 दिसंबर 2018 को हुई है, लेकिन ये योजना चालू कब हुई है ये पूछा जाए तो ये योजना 24 फरवरी 2019 को औपचारिक रूप से चालू हुई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, घोषणा 1 दिसंबर 2018, चालू कब हुई है? 24 फरवरी 2019 को औपचारिक रूप से चालू हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो पीएम किसान योजना का उद्देश्य किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए
उन्हें कृषि गतिविधियों के साथ साथ घरेलू जरूरतों को खर्च को वहन करने में सक्षम बनाना। यानी यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है किसानों को कुछ पैसा देगी, वो आगे हम पढ़ेंगे 6,000 रुपए देते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। तो इस योजना के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, किसानों को पैसा देगी। वो किसानों को वो पैसा जो प्राप्त होगा, किसान उसका प्रयोग कृषि कार्यों में भी कर सकते हैं, घरेलू कार्यों में भी कर सकते हैं। तो किसान को जो पैसा मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से अपना मजबूत महसूस करेगा। क्लियर है? तो किसानों को आर्थिक रूप से और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ये योजना लाई गई है, ताकि इस योजना में गवर्नमेंट के द्वारा जो किसानों को राशि दी जा रही है, उस राशि का प्रयोग किसान अपने कृषि कार्य में भी कर सकते हैं, अगर घरेलू कार्यों में करना है तो वो भी कर सकते हैं। योजना के लाभार्थी कौन है, यानी इस योजना का लाभ किसको किसको मिलेगा? तो देश भर के कृषि योग्य भूमि वाले सभी भूमि जोत धारक परिवार, यानी देश भर में जितने भी किसान हैं जिनके पास अपनी भूमि है, भूमि जोत धारक परिवार यानी जिनके पास अपनी भूमि है, चाहे वो लघु किसान हो, सीमांत किसान हो, मध्यम किसान हो या वृहद किसान हो, सभी इस योजना के पात्र हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब ये योजना चालू हुई तब उस समय केवल लघु व सीमांत किसान पात्र थे। यानी जब ये योजना 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ हुई तो उस समय केवल लघु व सीमांत किसान इसके लिए पात्र थे। लेकिन 1 अप्रैल 2019 को गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया कि लघु व सीमांत किसान के अलावा भी जितने किसान होते हैं, मध्यम हो या वृहद हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पेपर में पूछा गया कि पीएम किसान योजना के पात्र शुरुआत में कौन थे, तो केवल लघु व सीमांत किसान। वर्तमान में कौन है? सभी किसान, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो, मध्यम हो या वृहद हो। तो सभी किसान कब से पात्र हुए? 1 अप्रैल 2019 से, जबकि लघु व सीमांत किसान 24 फरवरी 2019 से पात्र थे वो। ठीक है, अब देखते हैं कि इस योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता। इस योजना का लाभ कौन नहीं ले सकता, यानी हम बोल दिए सभी किसान पात्र हैं, लेकिन इनमें से कौन से ऐसे किसान हैं जो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते? पहला, किसान परिवार जिनका एक अथवा अधिक सदस्य निम्न श्रेणी के अंतर्गत आता हो। यानी ऐसे किसान परिवार जिनमें से कोई एक सदस्य या एक से ज्यादा सदस्य अगर इनमें से कोई भी श्रेणी में आता है, तो ऐसी स्थिति में वो इस योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे। तो कौन कौन सी श्रेणी है? पहला, भूतपूर्व व वर्तमान में संवैधानिक पदधारक हो। यानी अगर किसान परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जो पहले किसी संवैधानिक पद में रह चुका है या वर्तमान में संविधान के अंतर्गत जिन भी पदों की व्याख्या की गई है उन पदों में है या रह चुका है, वैसे किसान परिवार इस योजना के लाभ पात्र नहीं होंगे। यानी फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति जो पहले या वर्तमान में, ठीक है, कोई भी संवैधानिक पद में हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, ठीक है, वित्त आयोग का अध्यक्ष बन गया हो, कैग हो, महान्यायवादी, कोई भी हो, संवैधानिक पद में हो, तो ऐसा व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति के परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सेकंड, भूतपूर्व या वर्तमान में कोई व्यक्ति मंत्री हो, लोकसभा सदस्य हो, राज्यसभा सदस्य हो, विधानसभा सदस्य हो या विधान परिषद का सदस्य हो या नगर निगम का महापौर यानी मेयर हो या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो। यानी कोई व्यक्ति जो अभी वर्तमान में इनमें से किसी में भी पद में है या पहले इन पदों में रह चुका है, चाहे वो जिला पंचायत का अध्यक्ष रह चुका हो, नगर निगम का महापौर रह चुका हो, विधानसभा सदस्य रह चुका हो यानी विधायक हो, विधान परिषद का सदस्य रह चुका हो, राज्यसभा सांसद रह चुका हो या लोकसभा का सांसद हो, तो इस योजना का पात्र नहीं होगा। यानी इनके परिवार जो है इस योजना के पात्र नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट, केंद्र व राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कर्मचारी या सेवानिवृत्त कर्मचारी। यानी अगर किसान परिवार में से कोई भी व्यक्ति वर्तमान में या सेवानिवृत्त हो चुका है, वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी के पोस्ट में रहा है, तो उसको जो है इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसके परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला पॉइंट, ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी पेंशन 10,000 या उससे अधिक हो। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद में रहा हो, ठीक है, और उसके रिटायर होने के बाद उसकी जो पेंशन है अगर वो 10,000 या उससे ज्यादा है, तो वो उसका परिवार इस योजना का लाभ का पात्र नहीं होगा। लेकिन अगर उसकी पेंशन 10,000 रुपए से कम है
तो वो उसका परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ का पात्र होगा। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर कर्मचारी और सेवानिवृत्त बताया, तो इसी पॉइंट को यहाँ पर और डिफाइन किया गया है कि उन्होंने ये बोला कि अगर कोई कर्मचारी जो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पद पर रहता है और उसकी सेवानिवृत्त होने के बाद जो उसकी पेंशन है वो 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। यानी उसका परिवार जो किसान परिवार है वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। अगला पॉइंट, कोई भी व्यक्ति जो आयकर दाता है, यानी अगर किसान परिवार में से कोई भी व्यक्ति अगर आयकर पे करता है यानी आयकर देता है, इनकम टैक्स देता है, तो वो किसान परिवार जो है इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अगला पॉइंट, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहा हो, यानी अगर उस परिवार में से जो किसान परिवार है उसमें से कोई भी बच्चा या व्यक्ति इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, वकील हो और या आपका चार्टेड अकाउंटेंट हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है उस किसान परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। यानी आपके घर में इंजीनियर है, वो काम भी कर रहे हैं, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। लेकिन वो सभी बेरोजगार हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यानी इंजीनियरिंग बनने के बाद वो बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा है, वकील बनने के बाद भी वो बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा है, तब पात्र हैं। लेकिन अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है यानी वो उसको लाभ मिल रहा है अपने पोस्ट का, चाहे वो वकील के रूप में हो, सीए के रूप में हो, इंजीनियरिंग के इंजीनियर के रूप में हो, वकील के रूप में अगर वो काम कर रहा है, तो उसको आप वो परिवार इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। अगला पॉइंट, एनआरआई, अगर उस वकील के परिवार में से कोई भी सदस्य एनआरआई है तो एनआरआई को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता, यानी उस किसान परिवार को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा अगर उसके परिवार का कोई भी सदस्य एनआरआई है तो। क्लियर है? तो ये आपका यहां पर मैंने बता दिया कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत कौन लाभ का पात्र नहीं होगा, यानी इस योजना का लाभ नहीं ले सकता। एक डाटा है 2015-16 कृषि संगणना के आंकड़े, 2015-16 में कृषि जनगणना हुई थी, उसके आंकड़ों के अनुसार इसमें लाभार्थियों की संख्या यानी इस योजना का लाभ लेने वाले परिवार की संख्या वो है 12.5 करोड़, यानी 12.5 करोड़ लोग इस योजना के लिए पात्र हैं। ठीक है, तो लगभग 12.5 करोड़ लोग इस योजना के अंतर्गत पात्र माने गए हैं। अगला पॉइंट है, इस योजना का लाभ क्या मिलेगा, यानी इस योजना के अंतर्गत पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभ क्या है। तो पीएम किसान योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनको 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, 6,000 रुपए प्रति वर्ष। याद रखिए कि 6,000 रुपए एक मुश्त आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं होगा, 6,000 रुपए आपको 3 किस्तों में ट्रांसफर किया जाएगा। 2-2 रुपए की 3 किस्त बनेगी, तो 2-2 रुपए की 3 किस्तों पर 6,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष किसान के खाते में जाएगी। अब आप देखिए, टोटल महीने होते हैं 12, टोटल महीने साल में होते हैं 12, 3 किस्तों में जाना है तो 3 चौके 12, यानी हर 4 महीने में किसान को 2-2 रुपए दिया जाएगा। हर 4 महीने में 2,000, फिर 4 महीने बाद 2,000, फिर 4 महीने बाद 2,000। तो इस प्रकार एक वर्ष में टोटल 6,000 रुपए की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगी। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन व्यापम में अभी पूछा भी गया था कि पीएम किसान योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है। सेकंड पॉइंट, जो राशि होती है वो 3 समान किस्तों में यानी 2-2 रुपए की 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है। थर्ड पॉइंट, समान किस्त प्रत्येक 4 माह में आवंटित होगा, तो 3 किस्त में दिया जा रहा है, टोटल महीने 12 है, 3 चौके 12, यानी हर 4 महीने में 2,000 रुपए दे दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर हमारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना या पीएम किसान योजना कंप्लीट होता है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि ये योजना वर्तमान में चर्चा में क्यों है। देखिए, आपने एक संगठन का नाम सुना होगा, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो क्या होता है, उसके अलग अलग सब्सिडी के बॉक्स रहते हैं, ठीक है, जिसमें एक होता है रेड बॉक्स, एक होता है ग्रीन बॉक्स, ऐसे येलो बॉक्स, अंबर बॉक्स, ऐसे करके उनकी सब्सिडी के बॉक्स रहते हैं। उन सब्सिडी में जैसे कि आप कोई भी क्षेत्र में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो वो इन बॉक्स के अंतर्गत तय है कि कौन से बॉक्स के अंतर्गत वो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ठीक है, वो डिटेल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन मैं चर्चा में क्यों है ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर एक किसान के नाम से देखते हैं, अगर गवर्नमेंट किसान को सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट का काम होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, गवर्नमेंट MSP के रूप में भी किसानों को पैसा दे रही है,
अब ये सब्सिडी के रूप में और एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, तो इससे हमारा विश्व का व्यापार कैसे बिगड़ सकता है, इसी के कारण ये योजना चर्चा में है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी किसान को और एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो किसान को यहाँ पर उद्देश्य क्या है, किसान अपने वित्तीय जरूरत यानी कृषि से संबंधित जरूरतों को भी इससे पूरा कर सकता है, साथ ही साथ क्या कर सकता है, किसान अपने घरेलू जरूरतों को भी पूरा कर सकता है। तो देखिए, अगर किसान अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सकता है यहाँ पर, यानी वो 6,000 रुपए की राशि अपने कृषि कार्य में भी लगा सकता है। हो सकता है कि वो ज्यादा बीज खरीदे, ज्यादा बीज खरीदेगा तो वो ज्यादा फसलों को उगाएगा। तो अगर सभी किसान ज्यादा फसल उगाने लगे, तो आप खुद सोचिए कि अगर हमारे देश में फसल का उत्पादन बढ़ गया, अगर हमारे देश में फसल का उत्पादन बढ़ गया, तो हम जो है जितनी हमारी जरूरतें हैं हम उतना फसल अपने पास रखेंगे, बाकी फसलों को हम और किसी देशों को बेच देंगे। क्योंकि हर देश, जैसे कि हम गेहूं को बाहर भेज सकते हैं, चावल को भेज सकते हैं, ठीक है, अन्य देशों को दे सकते हैं। तो देखिए, अगर अभी तो सब एक बैलेंस में चल रहा है, अगर हमारे यहाँ गेहूं की उपज ज्यादा हो गई, और मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ब्राजील। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एक समझाने के लिए, कोई ये कंडीशन नहीं है या एकदम वास्तविकता नहीं, मैं काल्पनिक रूप से आपको समझा रहा हूं। मान लेते हैं एक देश है ब्राजील, ठीक है, ब्राजील जो है मान लेते हैं वो गेहूं को दूसरे देश से खरीदता है अपने देश की पूर्ति के लिए, खाद्यान्न की पूर्ति के लिए। मान लेते हैं ब्राजील कनाडा से गेहूं को खरीदता है, कनाडा उसको दे रहा है मान लेते हैं 3 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं। एक एग्जांपल मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, कनाडा दे रहा है ब्राजील को 3 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं। अब हमारे देश में सब्सिडी ज्यादा दी जा रही है, अगर हमारे देश में सब्सिडी ज्यादा दे दी जा रही है तो किसान ज्यादा फसल उत्पादन करेंगे। मान लेते हैं किसानों के ने जो है गेहूं की फसल ज्यादा उगा दी, अब गेहूं की फसल ज्यादा उगा दी और तो हम अपने देश में जितनी पूर्ति थी, हमको जितनी जरूरत थी हमने यूज कर लिया, अब बाकी हम दूसरे देशों को बेचेंगे। तो भारत ने देखा कि 3 रुपए में ब्राजील जो है कनाडा से ये ले रहा है, ठीक है, गेहूं, तो हम क्या करेंगे, उसको 2 रुपए में देने लग गए, हम उनको 2 रुपए पर केजी के हिसाब से देने लग गए। तो भाई जो कनाडा के पास पैसे जाते थे, जो 3 रुपए कनाडा दे रहा था ब्राजील को, मतलब कनाडा जो है ब्राजील पे कर रहा था कनाडा को 3 रुपए पर केजी, भारत ने ब्राजील को बोला हम 2 रुपए देंगे, तो भाई ब्राजील कनाडा से क्यों खरीदेगा, हमसे खरीदने लग जाएगा। तो सीधी बात है कि अगर इसमें खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा हो गया तो जो विश्व का आप बोल लीजिए भुगतान संतुलन है या विश्व का जो व्यापार है वो प्रभावित होने लग जाएगा, क्योंकि हर देश का कौन कहां से खरीदेगा ये फिक्स रहता है, ठीक है। अगर उसमें अगर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज्यादा चेंज आ गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो उसका कनाडा का जो भुगतान संतुलन था आय और व्यय का वो बिगड़ जाएगा। तो इसी के लिए विश्व व्यापार संगठन हर देश में नजर रखता है कि कोई देश अपने केवल कृषि नहीं बाकी क्षेत्रों में भी कितनी सब्सिडी दे रहा है। अगर वो सब्सिडी तय लिमिट से ज्यादा होती है तो विश्व व्यापार संगठन संबंधित देश को यह बोलता है कि आप ये सब्सिडी को बंद करो। तो इसी के लिए चर्चा में है ये योजना, क्योंकि WTO ने ये देखा कि कहीं ये सब्सिडी से विश्व के व्यापार में कोई अंतर ना आ जाए या विश्व का व्यापार ना प्रभावित हो जाए, इसलिए WTO ये योजना के लिए भारत को नोटिस भेजा है और ये बोल रहा है कि आप ये सब्सिडी की मात्रा जो है इसके बारे में हमको बताइए कि आप ये इसका यूज कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ये योजना काफी चर्चा में है, तो इसको याद रखिएगा। मैंने आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दिया है, बाकी जब मैं WTO पढ़ेंगे तो उसके कितने सब्सिडी के बॉक्स होते हैं ये आपके CMO CGPSC का जो CMO का पेपर हुआ था उसमें इससे बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आप कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे सब चीज को। अगला हम देखते हैं शाकंभरी योजना। याद रखिए PM किसान योजना पूरी केंद्र सरकार की योजना है, शाकंभरी योजना पूरी तरीके से राज्य पोषित योजना यानी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। शाकंभरी योजना वर्ष 2005-6 में प्रारंभ हुई है, याद रखिएगा शाकंभरी योजना वर्ष 2005-6 में प्रारंभ हुई है, पूर्ण रूप से राज्य पोषित योजना यानी राज्य सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, सिंचाई संसाधन का विकास करना,
इस योजना का उद्देश्य है सिंचाई के संसाधन का विकास करना। जैसे मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि अगर सिंचाई की नहरों से सिंचाई नहीं हो पा रही है तो हम क्या करते हैं, वहां तालाबों का निर्माण करवाते हैं, कुओं का निर्माण कराते हैं। तो सेम चीज यहाँ पर भी शाकंभरी योजना में हम क्या कर रहे हैं, कुएं का निर्माण करवा रहे हैं और कुओं में जो है पंप लगा रहे हैं। तो गवर्नमेंट कुआं निर्माण और पंप के लिए सब्सिडी दे रही है, वही है। ठीक है, तो सिंचाई संसाधन का विकास करने के लिए योजना लाई गई है। पात्रता सभी लघु व सीमांत किसान इसके लिए पात्र हैं। याद रखिएगा, सभी लघु व सीमांत किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। अब इस योजना का लाभ क्या मिलता है वो देख लेते हैं। शाकंभरी योजना में अगर कूप निर्माण करना है, कुएं का निर्माण करना है, तो गवर्नमेंट 25,200 रुपए या वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो उतना पैसा देगी। यानी मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं कि कुएं के निर्माण के लिए 60,000 रुपए लग रहा है। मान लेते हैं, अगर जैसे मैं बताया था तालाब निर्माण भी होता है, तालाब में अगर मिट्टी रहती है तो मिट्टी निकालने में कम पैसा लगता है, लेकिन चट्टान वट्टानों की तोड़ने में, ड्रिल करने में बहुत पैसा लगता है। सेम चीज अगर कुएं का निर्माण हो रहा है तो मिट्टी रहेगी तो कुआं निर्माण अच्छे आसानी से हो जाएगा, लेकिन बीच में चट्टाने आ जाएंगी तो उसको काटना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो यानी कुएं निर्माण की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। तो इसी अनुसार मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि कुएं के निर्माण की लागत 60,000 रुपए आ रही है। ठीक है, तो 60,000 का अगर हम 50% करें तो कितना आता है, 30,000 रुपए। ठीक है, तो ये योजना बोलती है अगर कूप निर्माण में गवर्नमेंट 25,200 रुपए या वास्तविक लागत का 50% जो भी कम हो वो देगा। तो देखिए, वास्तविक लागत 60,000 रुपए, 60 का 50% कितना है, 30,000 रुपए। तो अब आप ये बताइए 30,000 और 25,200 रुपए में कम कौन सा है? तो कम 25,200 रुपए है, तो लाभार्थी को कितना पैसा मिलेगा, 25,200 रुपए। सेम चीज अगर हम देखें कि अगर मान लेते हैं कि कुएं का निर्माण 40,000 रुपए में हो रहा है। ठीक है, यानी कुएं की जो विनिर्माण लागत है 40,000 रुपए है, तो 40,000 का 50% कितना हुआ, 20,000 रुपए। तो 20,000 और 25,200 में कम कौन सा है, 20,000 है। तो उस समय लाभार्थी को गवर्नमेंट कितना देगी, 20,000 रुपए देगी, क्योंकि 25,200 में से कम किसका है, 20,000 का है, इसलिए उस समय गवर्नमेंट 20,000 रुपए देगी। क्लियर है। सेम चीज अगर सिंचाई पंप का देखें तो पंप के लिए जो राशि है 0.5 हॉर्स पावर से लेकर 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप के लिए यहां पर सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो यहां पर जो है 16,875 रुपए या वास्तविक लागत का 75% जो भी कम हो उतना पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है। तो याद रखिएगा, सेम जैसे यहां पर है वैसे ही अगर उसकी वास्तविक लागत का 75% 20,000 रुपए आ रहा है तो 20,000 और 16,875 में कौन कौन सा है, 16,875, तो गवर्नमेंट 16,875 देगी। लेकिन अगर उस पंप की लागत जो है वो 10,000 रुपए आ रही है तो गवर्नमेंट उसको 10,000 रुपए देगी, क्योंकि 16,875 उससे ज्यादा है। तो दोनों में से जो कम राशि होगी उसको याद रखना। तो याद रखिएगा, कुएं निर्माण के लिए 50% होता है जबकि सिंचाई पंप के लिए 75% होता है। क्लियर है। इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे पैसे में पूछा जाए तो 25,200 रुपए या वास्तविक लागत का 50% दोनों में जो भी कम हो उतना कुएं निर्माण के लिए, और सिंचाई पंप के लिए 16,875 रुपए या वास्तविक लागत का 75% दोनों में जो भी कम हो वो। तो याद रखिए, यहां पर भी 75 है, यहां पर भी 75 है। ठीक है, तो इससे आपको इसको कॉमन करके याद कर लीजिएगा। क्लियर है। तो यहां पर आज हमने दो योजना को कवर किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जिसे पीएम किसान योजना के नाम से जाना जाता है, और शाकंभरी योजना जो कि पूर्ण रूप से राज्य सरकार की योजना है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।